हेलो फ्रेंड्स। बिहार पीसीएस की तैयारी करने वाले अधिकतर छात्र एलएसडब्ल्यू को एक विषय के रूप में चुनते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। एलएसडब्ल्यू का सब्जेक्ट न सिर्फ कन्फाइंड सब्जेक्ट है बल्कि यह लिखने में भी आसान है मुख्य परीक्षा के लिए, और काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। यह सही निर्णय है अधिकतर छात्रों के द्वारा जो खास करके साइंस बैकग्राउंड से आते हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका जो अपना सब्जेक्ट होता है वो काफ़ी लेंदी होता है। तो उन्हें पीसीएस बनने का जब सपना वो लेके आते हैं तो उन्हें लगता आसान है कि जीएस 1 और 2 की तैयारी तो आसानी से की जा सकती है, लेकिन मुख्य विषय के रूप में किसे चुने। एलएसडब्ल्यू उनके लिए एक परफेक्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, और ये जो सब्जेक्ट है वो हमारे खुद के सामाजिक जीवन के सरोकार से जुड़े हुआ सब्जेक्ट है, जिसे हम आसानी से समझ भी पाते हैं। तो आइए हम और आप मिलकर इस विषय की पढ़ाई करें। इस विषय के बारे में मटेरियल्स तो अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं, रिटन मटेरियल अवेलेबल हैं, लोग उसे पढ़ते भी हैं, पर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल नहीं है। खास करके यूट्यूब पर कोई ऐसा ब्लॉग नहीं है जो एलएसडब्ल्यू के बारे में हमें उचित ढंग से समझा सकें, क्योंकि खास करके यह चूँकि यूपीएससी में रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए जो बड़े राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं, चाहे जिसका भी हम यहाँ पे नाम नहीं कोट कर सकते हैं, लेकिन जो भी बड़े राष्ट्रीय स्तर की कोचिंग हैं जो आईएएस और पीसीएस का प्रिपरेशन कराती है, उनका इस विषय पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहता है। तो आइए हम और आप मिलकर डिजिटल माध्यम पे इस गैप को भरने का प्रयास करते हैं, और साथ ही साथ एलएसडब्ल्यू की अपनी तैयारी को भी पूरी करते हैं। जब हम किसी विषय के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में उसके जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर यह जो विषय का निर्माण हुआ वो किस पिलर्स पे हुआ है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी व्याख्या की गई है, लेकिन जो मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड राइटर्स हैं खास करके इंडिया में, वो हैं अपने आर के दास हैं। इसके अलावा भी कई विद्वान ने इसके ऊपर में अपनी अपनी व्याख्या दी है, जैसे एस डी पुंडेरकर हैं, बी बी गिरी हैं, ए एस जे एस माथुर हैं। इन लोगों ने भी काफ़ी इसके बारे में बताया है। तो आइए इन लेखकों के नज़रिए से समझने का प्रयास करते हैं कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर श्रम विधान कहते किसे हैं। श्रम विधान के लिए सामान्य सी बात है कि सामान्य विधायिका के द्वारा पारित अधिनियम को विधान कहा जाता है, और ये विधान जब श्रम तथा श्रमिकों के कार्यदशा, सुरक्षा, कल्याण इत्यादि से संबंधित हो तो उसे श्रम विधान कहा जाता है। सिंपल है ना कि जब आप कोई भी लॉ को पास करते हैं तो वो कहाँ पास करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में पास करते हैं, या तो वो संसद होगा या वो विधानसभा होगी। और वो अगर श्रमिकों के हित से जुड़ा हुआ हो या श्रम के साथ में जुड़ा हुआ हो तो उसे श्रम विधान कहेंगे, उसे लेबर लॉ कहेंगे। वेरी सिंपल। आइए आर के दास ने इसके बारे में कहा, क्या कहा है। आर के दास ने कहा है कि जो लेबर्स का वो लेबर्स लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके 4 आधारभूत सिद्धांत है। इसकी व्याख्या उन्होंने अपनी एक किताब में की है। ये किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम जरूर आप याद कर लीजिए। देखिए, मेंस में लिखने के लिए क्या होता है कि रेफरेंसेस देना बहुत आसान, बहुत ज़रूरी है। आपको न्यूमेरिक्स देने पड़ेंगे, आपको नंबर्स देने पड़ेंगे। जब आप पॉइंट वाइज लिखते हैं तभी लेखक जो भी एग्जामिनर्स होता है वो समझ पाता है कि इसको सही ढंग से डिफाइन आउट किया गया, उसे पढ़ने में भी सुविधा होती है और वो नंबर भी दे सकता है, क्योंकि आपके हर पॉइंट के साथ में उसे नंबर देने में सहूलियत होती है कि चलो यहाँ 2 नंबर दे दिया, यहाँ 1 नंबर दे दिया, यहाँ 1.5 नंबर दे दिया। तो आप जितने पॉइंट्स बना के लिखोगे चीज़ों को तो वो उतना ही आसान रहता है एग्जामिनी के लिए नंबर देने के लिए। गद्य पद के हिसाब से अगर आपने लिख दिया तो फिर वो उतना मज़ा नहीं आता है एग्जामिनर को। तो हमें क्या करना है, पॉइंट वाइज लिखनी है चीज़ों को और ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस देना है ताकि चीज़ें हमें ऑथेंटिकेट लगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, आर के दास की बुक प्रिंसिपल्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लेबर्स लेजिस्लेशन। इसमें उन्होंने 4 आधारभूत सिद्धांत बताए हैं। पहला क्या बताया उन्होंने, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का सिद्धांत। दूसरा सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, राष्ट्रीय अर्थनीति का सिद्धांत, और चौथा अंतर्राष्ट्रीय एकात्मकता का सिद्धांत। थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे इसके बारे में बाद में। पहले यह जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया गया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्वानों ने क्या कहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्वानों ने कहा कि इसके
8 आधार हैं। वो 8 आधार क्या क्या है? सबसे पहला उन्होंने बताया कि यह पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटेक्शन, संरक्षा का सिद्धांत। दूसरा बताया उन्होंने कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय का सिद्धांत। संरक्षा का सिद्धांत को अगर हम कोरिलेट करना चाहते हैं तो संरक्षा के सिद्धांत को कोरिलेट करेंगे किससे? कारखाना अधिनियम। ये एक तरह का क्या है? संरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। कारखाना अधिनियम हो गया, फैक्ट्री एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1958, या प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961। आप बात कर सकते हैं चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, या पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, संरक्षा प्रदान करता है। वो हमारी हो गई कौन सा सिद्धांत? वो सिद्धांत हो गया संरक्षा का सिद्धांत, ठीक है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटेक्शन। अब दूसरा क्या है? वो है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का सिद्धांत। सामाजिक न्याय का सिद्धांत में क्या क्या हम समझ सकते हैं? किस तरह के कानून आएंगे सामाजिक न्याय के सिद्धांत में? इसमें आप ले सकते हैं इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843, उसके बाद कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1850, इक्वल रेमुनेशन एक्ट 1972, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। इस तरह के बहुत सारे और भी आप कानून का नाम ले सकते हैं। पर्सन विद द डिसेबिलिटी एक्ट 1995, बहुत सारे हैं। रेस रिलेशन एक्ट 1976। तो ये जो कानून हैं यह हमें क्या करते हैं? एक तरह का सामाजिक न्याय प्रदान करते हैं। जो भी समाज में दबे कुचले हैं या जिसका शोषण हो रहा है उसको सामाजिक न्याय के स्तर पर लाया जा सके, इसके लिए सामाजिक न्याय का सिद्धांत। इसके अलावा क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ रेगुलेशंस, नियमन का सिद्धांत। नियमन का सिद्धांत कैसे हम बात करेंगे? नियमन किसका होता है? जब कोई चीज़ बनता है, कोई संगठन है या कोई आधार है, उसका नियमन करने का ना। जब कोई चीज़ अपने आप से एक्टिव हो गई, चीज़ें जब एक्टिव हो जाती है तब उसको कंट्रोल करने के लिए जब कानून बनाया जाता है तो उसको कह देते हैं हम लोग रेगुलेशन एक्ट, है ना। उसको रेगुलेशन है। जब खुद ही कोई चीज़ क्रिएट हो जाए और फिर उसको रेगुलेट, तो उसमें क्या चीज़ क्रिएट हो सकती है? तो जैसे संघ क्रिएट हो सकता है, यूनियन। जब लेबर्स के शोषण हुए तो लेबर्स का जब श्रमिकों का शोषण होता है उसके विरुद्ध वो जब अपना संगठन बनाते हैं तो संगठन बना के उन्होंने कई तरह के औद्योगिक क्रियाएं करते हैं, जैसे हड़ताल इत्यादि है। तो उस स्थिति में क्या करना पड़ा? सरकार को उसका नियमन करना पड़ा। तो इसमें अगर आप बात करेंगे तो आप ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 या इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट की बात कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्प्यूट एक्ट्स की बात कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे हैं, लेबर मैनेजमेंट रिलेशन एक्ट की बात कर सकते हैं। कई सारे ऐसे एक्ट हैं जो नियमन के लिए बनाया गया, जो अपने आप खड़ा हो गया और उसके नियमन के लिए बनाया गया। अब हम बात करते हैं किसका? इसके अलावा उन्होंने एक और आधार दिया है सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशल सिक्योरिटीज। प्रिंसिपल ऑफ सोशल सिक्योरिटीज की बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सोशल सिक्योरिटीज के अंदर में कैसे? जैसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, है ना, 1923। इसके अलावा कोल्स एंड माइन प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। ये सब क्या है? एक तरह से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। सामाजिक सुरक्षा का आधार क्या है? आप समझ रहे होगे। आप कॉरिलेट, अगर जिन विद्यार्थियों ने ऑलरेडी लेबर लॉ की पढ़ाई कर लिए हैं तो उन लोगों को पता होगा कि इसका क्या इम्पैक्ट है। मतलब जब आप ग्रेचुइटी एक्ट पढ़ते हो तो पहले ही उसको बोल दिया जाता है कि ये सोशल सिक्योरिटी एक्ट है इंडिया का। तो वहीं से आप इसको सीधे कोरिलेट कर लो कि ये सामाजिक सुरक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब एक और है प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर। प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर में क्या है? जो आप कल्याण के सिद्धांत की बात करते हो तो उसमें क्या क्या है? जैसे कि कोल एंड माइंस लेबर एक्ट हो गया, वेलफेयर एक्ट, फंड एक्ट। उसके बाद माइका माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1946। तो जहाँ पे वेलफेयर की बात करते हैं, और भी कई तरह की वेलफेयर की बात आप कर सकते हैं। देखो, सामाजिक सुरक्षा
एक अलग चीज़ है। जहाँ पे आप पीएफ, ग्रेच्युएटी, पेंशन इसकी बात करते हो तो आप, वो हो गया सामाजिक सुरक्षा की बात, ठीक है ना, जैसे मैटरनिटी, अब बहुत कुछ आप बात कर सकते हैं। लेकिन वेलफेयर एक डिफरेंट चैप्टर है। वेलफेयर को हम ऐसे नहीं काउंट कर देंगे कि वेलफेयर सामाजिक सुरक्षा और वेलफेयर में डिस्टेंस है, तो उसको हमें समझना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है, निवारण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशंस में क्या करते हैं, जब कोई चीज़ें, प्रिवेंशन किसकी होती है, कुछ ऐसी प्रथा जो पीछे से चली आ रही हो और उसका निवारण करना है, उसमें जो सामाजिक कुरीतियाँ है उसका निवारण करना है, उसका उन्मूलन करना है। तो उसमें आप कर सकते हो कि इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 है ना, ये जो अनैतिक व्यापार है उसको, या चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट 1924, उसके बाद बहुत सारे हैं इसमें जिसको जिसको प्रिवेंट किया गया है। चाहे रॉबरी प्रोहिबिशन एक्ट की बात कर लें, इस तरह से बहुत सारे हैं प्रिवेंशन। हालांकि कुछ तो हम सोशल उसकी लेजिस्लेशन की बात कर दिए, लेकिन ये लेबर लेजिस्लेशन से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। इमोरल ट्रैफिकिंग क्यों होता है, बंधुआ मजदूरी क्यों, छोटे बच्चों को उठा के लोग दूसरे जगह ले जाते हैं और वहाँ पे उनकी ट्रैफिकिंग करके और फिर उससे किसी और कार्य में लगा देते, तो अनैतिक व्यापार ही तो है ही है। तो उसको वहाँ पे क्या करते हैं, अगर उसके प्रोटेक्शन के लिए हमने कोई कानून बनाया है, उसके प्रिवेंशन के लिए कानून बनाया है, तो वो भी एक तरह का लेबर लेजिस्लेशन ही है। अब सातवां क्या है, वो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास का सिद्धांत। आर्थिक विकास के सिद्धांत में क्या है, आर्थिक विकास का सिद्धांत क्या है, देखिए जब आप वेजेज की बात करते हैं ना, तो वेजेज की बात जब आप करते हैं तो उसमें वेजेज के कैलकुलेशन की आप बात करेंगे। आगे आगे जब हम लोग चलेंगे तो वहाँ पे जब रेमुनरेशन एक्ट वगैरह जब हम लोग पढ़ेंगे और वेजेज के प्रिंसिपल्स वगैरह पढ़ेंगे, तब हम समझेंगे कि कैसे कैलोरी बेस्ड होती है, और फिर उसमें कैसे हमने वेलफेयर के भी एक्सपेंसेस को जोड़ा है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के भी एक्सपेंसेस को जोड़ा है। तो ये सारी चीज़ें, तो तब आप वेजेस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तब आप वहाँ पे जाके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन तत्काल के लिए बस इतना समझ लीजिए, तत्काल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो मजदूरी की मात्रा है या मजदूरी में जो अंतर है, उत्पादन से जुड़ा हुआ बोनस है, भविष्य निधि है, कल्याण निधि है, ये सब एक तरह से आर्थिक विकास का सिद्धांत है। क्योंकि जब देखो इकोनॉमिक्स से आप इसको रिलेट करो, जब आप लेबर के हाथ में पैसा दोगे तो लेबर उसको खर्च करेगा और इससे आर्थिक विकास का भी कार्य होगा। तो एक तरह से यह आर्थिक विकास के सिद्धांत को भी देखा जा रहा है। साथ ही साथ ये उत्पादन को भी इंश्योर करता है कि हमारी प्रोडक्शन की क्वालिटीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और उसकी वॉल्यूम को बढ़ाया जा सके। तो और उसके बीच में जो लेबर और प्रोडक्शन के बीच में जो डिफरेंस है उसको कैसे, उस गैप को मीट आउट किया जा सके, तो इस चीज़ को भी देखने का काम कहाँ पे होता है, वो होता है आर्थिक विकास के प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहाँ पे जाके देखते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के अंदर में क्या आता है कि जिस तरह से हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, श्रम संगठन है, आईएलओ की बात करता हूँ मैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने कई सारे कन्वेंशंस और रिकमेंडेशन दिए हुए हैं। तो उसे रेक्टिफाई कराना और वो रेक्टिफाई करा के हमें अपने इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं वहाँ तक हमें रीच आउट करना, तो इसके लिए जब हम कार्य करते हैं तो यह कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का सिद्धांत। अब तो ये तो हो गई जो मॉडर्न प्रिंसिपल्स हैं उसके आधार पे। अब हम बात कर लेते हैं आर के दास सर ने जो लिखा है चार सिद्धांत, जो उन्होंने लिखा है सामाजिक न्याय के सिद्धांत के बारे में लिखा है, और सामाजिक कल्याण के बारे में लिखा है, राष्ट्रीय अर्थनीति और अंतर्राष्ट्रीय अर्थनीति के बारे में लिखा है। तो हम लोग उसके ऊपर में बात करते हैं। सबसे पहला बात करता हूँ मैं सोशल जस्टिस के ऊपर में, सामाजिक न्याय के ऊपर में। सामाजिक न्याय क्या है, अभी हम लोग उसके ऊपर में चर्चा कर रहे थे। सामाजिक न्याय कि जो दबे कुचले हैं उनको न्याय के बराबर लेके आना है। तो इसके उन्होंने चार आधार बताए हैं। क्या क्या है, दास प्रथा का उन्मूलन, संघ बनाने की स्वतंत्रता, सामूहिक सौदेबाजी और औद्योगिक सुलह। यह हो गया सामाजिक न्याय के अंदर में आता है। फिर अब सामाजिक कल्याण की बात करते हैं। सामाजिक कल्याण किसका होता है, कल्याण किसका होता है, जो जो दबे हुए हैं और जिन्हें कल्याण की आवश्यकता है। कैसे, तो बाल श्रमिक हो गया। बाल श्रमिक में क्या क्या चाहिए, बाल श्रमिक को क्या क्या चाहिए, तो बालपन का उसका विकास होना चाहिए, एक कल्याण की बात हो गई। उसके न्यूनतम आयु का निर्धारण हो चाहिए कि कितने एज तक, यंग एज क्या है उसको उसको डिफाइन होना चाहिए,
एडल्ट एज क्या है काम करने के लिए, उसको डिफाइन करना चाहिए। तो न्यूनतम आयु का निर्धारण योग्यता के आधार पर कई बार ये भी है कि बच्चे छोटे हैं और वो अपनी योग्यता से अधिक काम कर रहे हैं, फिर भी उन्हें कम रेम्युनरेशन दिया जाए। तो योग्यता के आधार पर वहाँ पे भी सामाजिक कल्याण और प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, ये कल्याण की बात हो गई। तो इसके आधार पर भी जो लॉ बनाए गए हैं खास करके चाइल्ड लेबर के रेगुलेशन के लिए, तो वो इसके अंतर्गत आ गए। और महिलाओं के लिए उनके स्थिति में सुधार, रात्रि नियोजन पर प्रतिबंध, खान के कार्य पर प्रतिबंध और खतरनाक मशीन पर कार्य करने के लिए उनका प्रतिबंध। श्रमिकों के लिए क्या किया गया है यहाँ पे कि कार्य दशाओं में उनका सुधार कैसे होगा, आवास की उपलब्धता, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक विकास और स्वास्थ्य की रक्षा, ये हो गया श्रमिकों के लिए। अब हम राष्ट्रीय आय के सिद्धांत की बात करते हैं। राष्ट्रीय आय के सिद्धांत में श्रमिकों और नियोजक का ही नहीं अपितु राष्ट्रीय उद्योग धंधे व्यापार आय तथा इनका सतत विकास यह भी होना चाहिए। सिर्फ श्रमिकों का नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्रीय जो औद्योगिक गतिविधि है उसका संपूर्ण होगा जब विकास, तभी जाके हम श्रमिक कल्याण की भी बात सोच सकते हैं। जब कार्य होगा तो श्रमिक कार्य करेंगे तब तो लेबर लॉ की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हमको राष्ट्रीय आय के सिद्धांत को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, उद्योग के विकास के लिए हम लेजिस्लेशन बनाते हैं, कार्य दशाओं पर नियंत्रण के लिए बनाते हैं, जिसमें घंटे अवकाश और उसके सुरक्षा के लिए, मजदूरी का संचालन कैसे, भुगतान का पेमेंट कब किस टाइम पे हो, उसकी टाइमिंग क्या हो। आपने देखा होगा ना डेली वेजेस के लिए वो एक अलग टाइमिंग है कि अप टू 7 तक कर देना है, अगर मंथली है तो अप टू 15 तक कर देना है। तो ये एक लॉ है कि इस प्रोसीजर में उनको चलना है, क्योंकि जब हाथ में लिक्विडिटी रहेगी तभी तो रोटेशन ऑफ इकोनॉमी होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सामाजिक बीमा की बात, जोखिम नियंत्रण, तो यह भी एक तरह से राष्ट्रीय आय से जुड़ा हुआ हो गया। राष्ट्रीय एकता की बात हम करेंगे तो फिर हम वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय मानक की बात करने लगेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मानक जो आईएलओ हमारे लिए वो सेट कर रहा है, एक पैरामीटर, इंटरनेशनल पैरामीटर थ्रू द कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशंस, तो उसको करने के लिए। और अन्य देश में क्या है, श्रमिकों से हमारे यहाँ की स्थिति जो है श्रमिकों की वो निम्न नहीं हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना सके, जैसे फेडरेशंस हैं, फेडरेशंस के माध्यम से फिर आईएलओ में जुड़ना, फेडरेशन के लिए पीछे ऑर्गेनाइजेशंस का बनाना है ना, लेबर ऑर्गेनाइजेशंस का बनना। तो यह एक पूरी प्रक्रिया है, इस सबको हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे और आईएलओ की सिफारिश जो भी है और अधिसमय जो भी है इनको रेक्टिफाई करते चलना। अब चलिए श्रम कानून के इतिहास के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। श्रम कानून का इतिहास कैसे कैसे, अब सिद्धांत को हम लोगों ने समझ लिया। अब सिद्धांत के बाद ये बहुत शॉर्ट मैं आपको करता चल रहा हूँ। अब हम थोड़ा सा श्रम कानून के इतिहास के बारे में समझते हैं। हो सकता है वीडियो हमारा एक 30-35 मिनट्स का या थोड़ा देर का हो सकता है, लेकिन आप लोगों को इसके साथ में एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने इसकी शुरुआत की है, बाद में हमारा क्लास जो है वो और भी फास्ट चलने लगेगा। आइए श्रम कानून के इतिहास के बारे में बात करते हैं। देखिए श्रम कानून का इतिहास भारत में अगर हम बात करें तो कब से शुरू होता है, जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। और औद्योगिक क्रांति शुरू कब हुई, जब मुंबई में पहला कॉटन मिल लगाया 1851 में, वहाँ पे स्थापित हुआ है। तो वहाँ से हम मान सकते हैं कि हमारे यहाँ पे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई। तो अब यहीं से श्रम कानून का इतिहास शुरू होता है। अब इसको हम 3 फेज में बांट सकते हैं। एक हो गया 1850 से 1919 तक का, यह अत्यावश्यक एवं ज़रूरत का काल था। मतलब एक बहुत ही रिक्वायर्ड था कि भैया जो एकदम ऐसी बंधुआ मजदूरी हो रही है या फिर फैटल एक्सीडेंट हो जा रहा है और मज़दूरों के लिए कुछ नहीं हो रहा है, जिससे मज़दूरों में विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है और मज़दूर काम करने से मना कर रहा है। तो जब जब जो प्रॉब्लम आई वैसा एक कानून बना के उन्होंने डाल दिया। तो ये हो गया अत्यावश्यक एवं ज़रूरत का काल। उसके बाद 1920 से लेकर 1940 का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सिफारिशों का, रिकमेंडेशंस, क्योंकि क्या हुआ, आईएलओ का निर्माण हुआ। आईएलओ का निर्माण होते ही उन्होंने बहुत तेज़ी से कई सारे रिकमेंडेशंस लाने शुरू किए। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो जाने की वजह से, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो जाने की वजह से भी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो जाने की वजह से भी सॉरी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो जाने की वजह से भी कई सारे जो नहीं, औद्योगिक क्रांति की आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा इधर दिमाग चला गया था फ़ोन पे। तो मैं बात कर रहा था सिफारिशों को लागू करने का। क्या हुआ कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब विश्व में थोड़ी सी शांति का माहौल आया,
तो लोगों ने विश्व युद्ध के कारण को ढूंढा और यह पाया कि सोवियत संघ का भी उस समय उदय हो रहा था। तो सोवियत संघ का उदय तो आपको पता ही है कि कम्युनिज्म के कारण हुआ। कम्युनिज्म में का बेसिक फंडा क्या था मार्क्स का, कि भाई वो श्रमिकों का राज हो। तो मतलब एक तरह से श्रम कानूनों की और श्रमिकों के सहायता के लिए और श्रमिकों के सपोर्ट के लिए सिफारिशों का बाढ़ आ गया। तो वो जो श्रम कल्याण की जब वहाँ पे बात हो रही थी, तो उनके जो सिफारिश आ रहे थे जगह जगह से, चाहे वो यूएसएसआर से हो या फिर ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी रॉयल एजेंसी को यहाँ पे इंडिया में भेजा हो, तो उन लोगों ने जो सिफारिशें दी, साथ साथ आईएलओ की जो सिफारिशें हुई, तो वो जो सिफारिशें आई उसको हमारे यहाँ पे रेक्टिफाई किया गया। और वही एक काल रहा 1920 से 1940 तक, जहाँ पे सिफारिशों को सिर्फ लागू किया गया। और 1940 के बाद क्या हुआ, यहाँ पे श्रम नीति का नियोजित काल का विकास हुआ। तो इस तरह से जो है हमारे यहाँ पे कानून का विकास होता चला गया है, श्रम कानून का विकास होता चला गया है। आइए थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं कौन कौन सा कानून कब कब आया है। ठीक है, 1843 में, अब हम 1843 से शुरू है। 1843 में क्या हुआ, सबसे पहले बना भारतीय दास अधिनियम। ठीक है, भारतीय दास अधिनियम बना, क्योंकि दास जो प्रथा है इस पे रोक लगेगा। फिर इसके बाद बना 1850 में प्रशिक्षु अधिनियम। ठीक है ना। 1855 में बना जो घातक दुर्घटना अधिनियम है। पहले तो घातक जो फैटल एक्सीडेंट भी हो जाते तो कहीं किसी को कोई कंपनसेशन मिलता नहीं था, तो इसके माध्यम से यह इंश्योर किया गया कि जो इनका फैटल एक्सीडेंट हो जाता है उनके लिए कुछ तो उसका जो भी सामाजिक सुरक्षा है वो निर्धारित हो सके। तो यह परिवार की खास करके, तो उसके लिए घातक दुर्घटना अधिनियम बना। फिर 1859 में जहाज व्यापारी अधिनियम, 1859 में क्रमकार संविदा उल्लंघन अधिनियम, ये उन्होंने अपने भी फेवर में, क्योंकि भाई जो औपनिवेशिक शासन काल था उसमें तो व्यापारियों का राज था, और उन्होंने अपने हिसाब से ही कई सारे कानून बनाए जिससे उन्हें व्यापार करने में सुविधा हो। तो यहाँ पे इस तरह के कानून को हम देखते हैं। 1860 में नियोजन एवं श्रमिक विवाद का अधिनियम, 1881 में भारतीय कारखाना अधिनियम। ये पहली बार एक थोड़ा सा सपोर्ट का टाइम आया जब कारखाना अधिनियम की बात की गई। हम लोग चर्चा करेंगे कि कारखाना अधिनियम कैसे बना, उसके पीछे क्या क्या कारण थे। बड़ी लंबी कहानी है इसमें, मतलब एक कैसे जो लंका शहर है वहाँ पे ब्रिटेन के जो कॉटन मिल्स के व्यापारी हैं, तो उनको वहाँ पे जब ब्रिटेन में कानून बनने लगे और वहाँ जब लेजिस्लेशन पास होने लगे, तो उनका कैसे कपड़ा उद्योग ठप होने लगा, क्योंकि भाई कानून बनने की वजह से वेजेज महंगा हो गया, रेगुलेशंस होने की वजह से उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा आने लगी। तो फिर उन्होंने देखा कि भाई इंडिया में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इंडिया में तो जैसे तैसे भी लोग किसी श्रम कानून की कोई परवाह नहीं करते हैं और मिनिमम कॉस्ट पे प्रोडक्शन हो रही है, तो चलो वहाँ पे भी फैक्ट्री एक्ट लगाया जाए। तो कुछ चीज़ें तो उनकी अपनी रायबरेली के कारण भी हुई, अल्टीमेटली इन द फेवर ऑफ इंडियंस ओनली। बट इसके पीछे स्टोरी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, जब हम लोग चर्चा करेंगे तब हम इसके ऊपर में चर्चा करेंगे डिटेल में। हाँ, 1882 में असम श्रमिक एवं उत्प्रवासन अधिनियम, 1901 में फिर इसी तरह का एक उत्प्रवासन अधिनियम आया। अब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तो कोई कानून बना नहीं, लेकिन फिर उसके बाद मैंने बताया जैसे आपको कि आईएलओ की और बाकी यूएसएसआर में जब मार्क्सवाद का उद्भव हुआ और वहाँ पे जब चला है, तो श्रमिकों के लिए जो कानून बनाए गए, और भी कई तरह के रॉयल एजेंसी आई है ब्रिटेन की लेबर के लिए, तो रॉयल कमीशन, तो इन लोगों के जो सिफारिश आई उसको लागू किया गया। तो हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले क्या है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, है ना, ये आया है। कंपनसेशन एक्ट है ना, वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 1923। उसके बाद लेबर यूनियन एक्ट है ना 1926। उसके बाद 1929 से लेकर 31 तक ये शाही श्रम आयोग, जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे। 1934 में फिर भारतीय कारखाना फैक्ट्री एक्ट। ये फैक्ट्री एक्ट कई बार अमेंड होता गया है, और कई बार तो अमेंड हुआ, फिर कई बार उसको रिपील्ड कर दिया गया नए कानून के साथ में। तो हम इसको देखेंगे कि कैसे कैसे हुआ। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में, है ना, वेजेज पेमेंट एक्ट। 1938 में बाल नियोजन अधिनियम। फिर अब नियोजित काल के विकास की अब वो शुरू करते हैं, जब नियोजित काल का विकास जब शुरू हुआ, क्योंकि जब लेजिस्लेशन में आ गया, और आपको याद होगा
कि जब एक हमारा जो बेस तैयार हो गया था 1935 में, जो हमारा कानून बनने का मसौदा तैयार हो गया था, इंडियन एक्ट पास हो गया था, इंडियन लेजिस्लेशन एक्ट, तो उसके आधार पे कई सारी चीज़ें जो हैं वो कानून बनने शुरू हो गई थी। कुछ तो लेजिस्लेटिव पावर इंडियंस के हाथ में आ गई थी, तो उन्होंने अपने हिसाब से कानून को बनाना शुरू किया 1935 के बाद। तो अब वहाँ पे हम देखते हैं 1946 में अबरख खान एवं श्रम कल्याण निधि, 1946 में औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश अधिनियम है, स्टैंडिंग ऑर्डर जिसको कहते हैं आप, 1946 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, 1947 में कोयला खान श्रम कल्याण निधि, 1948 में फिर से पुराना रिपील्ड कर दिया गया और यहाँ पे फैक्ट्री एक्ट लाया गया, फिर 1948 में मिनिमम वेजेस पेमेंट एक्ट, है ना, 1961 में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, 1966 में बीड़ी एवं सिगार श्रमिक रोजगार की शर्तों का अधिनियम, 1972 में यहाँ पे ग्रेचुएटी एक्ट, फिर 1976 में इक्वल रेमुनरेशन एक्ट, 1986 में बाल श्रमिक प्रतिषेध विनियमन अधिनियम, है ना। तो इस तरह के लॉ आने लगे। अब हम देखते हैं कि संविधान में, हमारा जो संविधान में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है संविधान में, संविधान, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पिछले बार का आप 64th का जब क्वेश्चन आप देखोगे ना, तो उसमें भी इस क्वेश्चन का जिक्र है दोस्तों। तो और आप ये समझ लो कि ये इतना मार्क ओरिएंटेड चैप्टर है कि आप इसको कोट करके कहीं भी, किसी भी, जब भी आप LSW का कोई भी मेंस का पेपर दे रहे हो, तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशंस का याद है कि संविधान को कैसे इंक्लूड किया गया है, आप उसको कहीं भी कोट कर सकते हो। ये नमक है, नमक, जैसे नमक हर सब्जी में पड़ जाता है ना, उसी तरह ये है। आप संविधान को कहीं भी कोट कर दो, किसी भी आंसर में कोट करो और नंबर ये उठाएगा, है ना। तो इसको बहुत ही अच्छे से याद करना है, बहुत ही जुट के याद करना है, एक एक लाइन याद कर लेना है, एक एक आर्टिकल को याद कर लेना है, ठीक है ना। आइए हम इसके ऊपर में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि हमारा संविधान कब बना। तो ये 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949 को यह आंशिक रूप से लागू हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को यह पूर्ण रूप से लागू हो गया, तभी हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया के रूप में जाने गए, ठीक है। अब सबसे पहले तो प्रस्तावना की बात करते हैं। प्रस्तावना में क्या कहा गया है संविधान में, यह संविधान को कैसे सपोर्ट करता है। पहले ही कहा गया कि यह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होगी और यहाँ सामाजिक आदर्श होगा। यह समाजवादी आदर्श की जब बात कही गई है, तो यही समाजवादी आदर्श किस पे ओरिएंटेड है। समाजवाद की बात, हम सोशलिज्म की बात करते कहाँ है, ये सोशलिज्म कहाँ से आता है, ये कम्युनिज्म से ही उपज के आता है। कम्युनिज्म और कैपिटलाइजेशन का जब मिक्स तैयार करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सोशलिज्म, है ना। तो बीच में है सोशलिज्म, बीच में है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मतलब श्रमिक कल्याण की बात कर रहा है, ये फिर वंचित वर्गों के कल्याण की बात कर रहा है, तो ये हमें वहाँ से कोरिलेट करता है। आइए मौलिक अधिकार में देखिए। मौलिक अधिकार में सबसे पहले इक्वालिटी की बात, मौलिक अधिकार में आप देखेंगे तो मौलिक अधिकार में 12 से 35 तक में है, और सबसे पहले 14 में बात करते हैं, जो आर्टिकल 14 है वहाँ पे बात करते हैं। आर्टिकल 14 में कहा गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ। उसके बाद 15 में क्या कहा गया है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस और बर्थ, ये हो गया। 16 यह है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये देखो, फिर ये श्रम कानून के ही सपोर्ट में है, एम्प्लॉयमेंट की बात होगी तो हो गई ना श्रम कानून के सपोर्ट में। 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी एक तरह से है, क्योंकि क्या है कि अगर आप बंगाल में देखोगे, जब उस समय हमारा औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी हमारे यहाँ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो कई जगह वहाँ पे कास्टिज्म सिस्टम थे बंगाल में, और जो उच्च वर्ग के श्रमिक थे वो निम्न वर्ग के श्रमिकों के साथ में उन्होंने काम करने से मना कर दिया था। तो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है वो एक तरह से यहाँ पे हमको फैसिलिटेट करता है और सपोर्ट करता है, किस में, हमारे लेबर लॉ के सपोर्ट में, ठीक है। अब 19 की बात करते हैं। 19 में क्या किया गया है, 19 में 6 स्वतंत्रता हमको दी गई है ना। 19 में क्या दिया गया हमको, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच etc। तो कौन कौन सा है, स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, निर्बाध भ्रमण का अधिकार, बसने एवं पद का अधिकार, और पेशा अपनाने का अधिकार। इसको कैसे याद करेंगे, देखो,
जब स्वतंत्रता की बात कैसे होती है, स्वतंत्र होना मतलब आप खुल के बोल सकते हो, तो बोलने की स्वतंत्रता। अगर आप बोलोगे तो कैसे बोलोगे भाई, कहीं कोई सम्मेलन होगा वहाँ पे बोलोगे ना, तो शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार। सम्मेलन कैसे होगा, तो कहीं कुछ संघ, जब सम्मेलन होगा तो सम्मेलन का आउटपुट क्या आएगा, एक कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, तो मतलब संघ बनाने की स्वतंत्रता। जब संघ बन जाएगा तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं हम मार्च करेंगे, कूच करेंगे, क्योंकि भाई आप चले हम लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा या संसद मार्च करने के लिए, तभी तो जाके हम अपने अधिकारों को की मांग रख सकेंगे। तो भ्रमण का अधिकार, निर्बाध भ्रमण का अधिकार, निर्बाध भ्रमण करेंगे। जब कहीं हम पहुंच जाते हैं तो क्या करते हैं, जहाँ पे फैक्ट्रीज है, चीज़ें हैं, तो वहाँ पे जाके क्या करते हैं हम, वहाँ पे बसने का अधिकार चाहिए। वहाँ अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहुँच गए तो वहाँ पद का अधिकार चाहिए, और वहाँ पे किसी तरह का पेशा भी अपनाने का अधिकार चाहिए। तो ये हो गया हमारा 6 स्वतंत्रता, और ये सभी क्या है, लेबर लॉ के सपोर्ट में ही है भी नहीं है। आप इसको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए सिर्फ इसको याद कर लीजिए, इसको कोट कीजिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि नंबर उठेगा। ठीक है ना। अब आइए, दोष सिद्धि से संरक्षण, है ना। जब आर्टिकल 20 की बात करते हैं, प्रोटेक्शन टू रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, तो यहाँ पे क्या है कि अगर किसी ने मजदूर के ऊपर में कोई अपराध लगा दिया गया, तो उसको ऐसा नहीं है कि आप सीधे टर्मिनेट कर देंगे। अब यहीं से ये निकल के आता है कि जो इलीगल टर्मिनेशन है वो नहीं हो सकता, और टर्मिनेशन होगा तो टर्मिनेशन के सपोर्ट में आपको कानून बनाना पड़ेगा कि उसको 3 महीने की सैलरी दीजिए एडवांस में, तब आप टर्मिनेट कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि कुछ भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे जब अभियोजन चलता है तो उससे भी उसको, अच्छा ऐसा नहीं कि आप अपनी बात करके सीधे टर्मिनेट कर दीजिएगा कि इसने चोरी की है करके किसी श्रमिक को, उसको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। तो यहाँ से ये प्रोटेक्शन मिलता है, आर्टिकल 20 से मिलता है। तो ये भी हमारा लेबर लॉ के सपोर्ट में हो गया। ठीक है, 21 की बात करते हैं, तो ये तो 21 तो अपने आप में मतलब चैप्टर ही है। 21 के चैप्टर की बात करेंगे जब आप ना दैहिक स्वतंत्रता की, तो 21 अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर है कि क्या बताया जाए, बहुत बड़ा चैप्टर है। खैर, फिर भी हम थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आपको इसके बारे में हम एक थोड़ा एक आइडिया दे दें। 21 में क्या क्या है, प्राणदैहिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं, तो इसी के अंदर में एक तो 21A में आप ये आ ही गया है, राइट टू एजुकेशन। अब राइट टू एजुकेशन में आप बाल श्रमिकों को चाहे तो कोरिलेट कर सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन इसमें आ गया है ना। इसमें 21 के अंदर में जब 21 की व्याख्या की है सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट केसेस में, तो वहाँ पे प्रतिष्ठा को, पर्यावरण को, जीवन रक्षा को, निजता को, है ना, राइट ऑफ प्राइवेसी की बात करते हैं, आश्रय को, स्वास्थ्य को, शिक्षा को, कानूनी सहायता को, कारावास को, त्वरित सुनवाई को, हथकड़ी के विरुद्ध या अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध, देर से फांसी के विरुद्ध, विदेश यात्रा, बंधुआ मजदूरी, शोषण के विरुद्ध, आपातकालीन चिकित्सा के लिए, सरकारी अस्पताल के लिए, राज्य में रहने के लिए, निष्पक्ष सुनवाई के लिए, कैदी जीवन की जो आवश्यकता है उसके लिए, महिलाओं का आदर सम्मान, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, अपील का अधिकार, है ना, सामाजिक सुरक्षा एवं परिवहन संरक्षण का अधिकार, सामाजिक आर्थिक न्याय का, बहुत सारी मतलब है ना, शोर प्रदूषण से मुक्ति का, शयन का अधिकार, विद्युत का अधिकार, ये सारे अधिकार जो हैं ये सभी फॉल करते हैं कहाँ, आर्टिकल 21 में। तो आर्टिकल 21 दोस्तों बहुत बड़ा चैप्टर है। आप मेंस के हिसाब से इसकी अलग से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनका गांधी वर्सेज यूनियन याद हो आपको, विशाखा वर्सेज राजस्थान स्टेट याद कीजिए, मतलब बहुत सारा है इसमें, बोधिसत्व गौतम वर्सेज सुब्रा चक्रवर्ती याद कीजिए। आधार के भी ऊपर में जो राइट ऑफ प्राइवेसी की आप बार बार चर्चा करते हो, ये आधार वाला जो डिसीजन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, बड़ा कंट्रोवर्शियल केस था, बड़ा फेमस केस था, और इसमें भी जब बात की गई थी तो वो आर्टिकल 21 की, चलिए विषयांतर हो जाएगा तो मैं इसको छोड़ता हूँ, अभी आर्टिकल 21 को मैं छोड़ता हूँ। और अभी बात करते हैं हम 23 का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। 23 में हमको बताया जाता है प्रोहिबिशन टू टैरिफ इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ये सीधा सीधा हमारा फोर्स्ड लेबर की बात आ गई। उसका 24 में प्रोहिबिशन टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, ये हमारे सीधा सीधा हमारे अधिकार के क्षेत्र में आ गया। अब बात करते हैं भैया
अब बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में तो भाई वो तो पूरा एक आप कह सकते हैं कि कल्याणकारी राज्य के अवधारणा को मजबूत करने के लिए ही सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल लाया गया है। तो अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हमारा क्या क्या है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो हम 38 पे चलते हैं। 38 में क्या क्या गया है कि स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपुल, है ना। तो ये वेलफेयर लोगों के कल्याण वेलफेयर स्टेट के लिए बात करता है। 39 में क्या कहता है, 39 में गवर्नमेंट को कहते हैं कि इंश्योर करिए कि सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। क्या क्या, तो जीविका, संवितरण, धन संकेंद्रण पर प्रतिबंध, समान न्याय, समान वेतन, स्त्री जो अभी आप पढ़ रहे होंगे बिहार में बहुत हंगामा हो रहा है कि भाई इक्वल रेमुनरेशन होना चाहिए, इक्वल रेमुनरेशन, वो यहीं से आ रहा है। खास करके टीचर्स वाले में आपने देखा होगा, टीचर्स बार बार इसको लेके हड़ताल करते हैं, इक्वल रेमुनरेशन की बात करते हैं। एक्चुअली यह स्त्री पुरुष के लिए है यहाँ पे डिफाइंड, लेकिन चलिए उनका एक अपना अलग प्ली है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है केस। बाकी यहाँ पे जो है वो समान कार्य समान वेतन की बात कही गई है स्त्री पुरुष के लिए 39 डी में, है ना। उसके बाद श्रमिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा, ये हो गया आपका 39। 41 में क्या कहा गया है, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, ठीक है ना। राइट टू वर्क, अब कार्य के अधिकार की, आराम सहायता की। 42 में प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन टू वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, है ना। मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई है और ह्यूमन कंडीशन की बात की गई है। 43 में क्या कहा गया है, 43 में भी कहा गया है कि लिविंग वेजेज है ना वो मिलना चाहिए। लिविंग वेजेज जो कहते हैं ना, फिक्सेशन ऑफ वेजेज की बात जब करते हैं तो उसमें लिविंग वेजेज की बात करते हैं फॉर वर्कर्स, तो वो यहीं से आती है। 43A में तो सीधे सीधे आप WPM से जोड़ दीजिए, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, है ना, वहाँ पे जोड़िए। 44 में आप 47 में चलिए, 40 आर्टिकल 47, तो ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडिंग ऑफ द लिविंग टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ, है ना। तो ये पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात अगर करते हैं तो ये भी हमारा 47 में आ जाता है। अब संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची की बात करते हैं। तो संघ जो हमारा शेड्यूल 7 है वहाँ चलिए। शेड्यूल 7 में क्या कहा गया है कि संघ के सूची में क्या क्या आता है लेबर लॉ के अंदर में, तो ILO आ गया, है ना, श्रम सम्मेलन आ गया, सम्मेलन तथा संस्थान के प्रतिनिधित्व को भेजना, खान, तेल क्षेत्र, पतन, बंदरगाह, रेलवे, डाक सेवा, तार सेवा, टेलीफोन, केंद्रीय कर्मचारी विवाद, अंतर्राज्यीय श्रमिक विवाद, अंतर्राज्यीय श्रमिक उत्प्रवासन, ये सब आ गया उसमें केंद्र सूची में। अब राज्य सूची की बात करते हैं तो अपंगों को राहत और बेरोजगार, बस दो ही है राज्य के पास में। क्या क्या है, तो एक तो जो बार बार सरकार घोषणा कर दी बेरोजगारी भत्ता, तो वो भैया यहाँ से आती है, राज्य सूची से आती है ना। और डिसेबिलिटीज पर्सन है उसको सपोर्ट के लिए तो वो भी वो राज्य से भी आती है ना। तो दिव्यांग भत्ता जो मिलता है वो। अब संवर्ती सूची की बात करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कंकरेंट लिस्ट, है ना। तो अब इसमें देखिए बहुत सारा चीज़ है, इसमें है श्रम संघ है, औद्योगिक विवाद है, समाज कल्याण है, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, वृद्धावस्था पेंशन, भविष्य निधि, PF यहीं पे है, मजदूरी, कार्य की शांति एवं दशा, श्रम कानून एवं प्रशासन, और कुछ डायरेक्ट आर्टिकल भी हैं जो हमारे सपोर्ट में हैं। आर्टिकल 256 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 256 हमें कहता है कि ये ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियंस के अंदर में कि इसका जो शक्ति और कर्तव्य है ये श्रम कानून के सपोर्ट में बनाने के लिए जो है वो वहाँ पे बनाना है। श्रम कानून के कंट्रोल द यूनियन ओवर स्टेट इन द सर्टेन केस, तो किस चीज़ में, जैसे श्रम कानून का कहीं उल्लंघन हो रहा है तो उसके सपोर्ट के लिए भी कानून बनाया जा सकता है। और केंद्रीय कानून की सर्वोच्चता जहाँ पे आती है, अगर खास करके श्रम कानून में अगर कभी डिस्प्यूट आता है तो वहाँ पे किया जा सकता है। तो इतना बड़ा चैप्टर है आपका श्रम कानून के सपोर्ट में इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो श्रम कानून इन कॉन्स्टिट्यूशन
लेबर लॉ इन कॉन्स्टिट्यूशन आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। अब यह कितने प्रकार का होता है इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर ही लेते हैं। जब आप यहाँ तक आप पहुँच ही गए हैं तो इस चैप्टर को ही पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं, ताकि कल जब हम शुरू करें तो फैक्ट्री एक्ट में सीधे चले जाएं। तो अब इसको ख़त्म करते हैं और श्रम कानून का जो प्रकार है वहाँ से अब हम बात करनी शुरू करते हैं। श्रम कानून का प्रकार कितने तरह का होता है? श्रम कानून जो है वो है आपका एक मिनट, है ना। श्रम कानून को 4 प्रकार से मुख्यतः बताया गया है। तो आइए हम इसके ऊपर में चर्चा करते हैं। श्रम कानून के प्रकार के ऊपर में चर्चा करते हैं। श्रम कानून के प्रकार। श्रम कानून के प्रकार में सबसे पहला जो हो गया आपका वो है संरक्षात्मक श्रम विधान, है ना। संरक्षात्मक श्रम विधान मतलब प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन। प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन कैसे किस तरह का होता है? जैसे कारखाना अधिनियम हो गया, खान अधिनियम हो गया, बगान अधिनियम हो गया, है ना। तो ये सब एक तरह का प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन है। इसके बाद एक होता है रेगुलेटिव लेबर लेजिस्लेशन, प्रोटेक्टिव नियामक श्रम विधान। नियामक श्रम विधान में किस तरह का है? आइए, नियामक श्रम विधान में कौन कौन सा आ जाएगा इसके अंदर में? नियामक श्रम विधान हो गया आपका श्रम संघ अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, ये सब नियामक संविधान हो गया। सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन क्या है? जैसे कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम हो गया, राज्य बीमा अधिनियम हो गया, है ना, प्रसूति हित लाभ अधिनियम हो गया। तो इस तरह के जो हो गए कानून, यह सामाजिक सुरक्षा का विधान में आ जाता है। फिर उसके बाद श्रम कल्याण निधि विधान। तो निधि विधान में तो आपको वही जो वेलफेयर फंड लेजिस्लेशन है, लेबर वेलफेयर, तो उसकी बात कर लेते हैं। कोयला श्रम कल्याण निधि अधिनियम, है ना, खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1946, है ना, इस प्रकार। और अन्य प्रकार का जो संविधान है उसमें बहुत सारा आप ले सकते हैं। जैसे शिशु विधान है, उत्प्रवासी श्रमिक विधान है, औद्योगिक आवास विधान है। ये इस तरह के विधान जो है वो अन्य प्रकार के विधान में रखा जा सकता है। तो इस तरह से हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके प्रारूप जो एक शॉर्ट नोट होता है, जब भी आप नोट्स बनाते हो तो उसके साथ में पहले तो नोट्स बना लो, बनाते चले जाइए आप, 2 बार 4 बार आप लिखिए इसको, ठीक है ना, क्वेश्चंस लिखिए। फिर इसके बाद एक शॉर्ट नोट बनाइए। शॉर्ट नोट जब आप बनाएंगे तो वो जब हाथ में पर्ची रहती है सामने, चलते फिरते इसको याद आप कर सकते हैं। तो इसको इसलिए एक शॉर्ट नोट बनाया है, आप देखिएगा। अगर आपको उपयोग का लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस शॉर्ट नोट से फिर आप इसको याद करते रहिए, ताकि आपको पूरी तरह से मेमोराइज हो जाए। और अगर श्रम विधान से लेते हैं आता ही आता है। मैं आपको एक बहुत बड़ा फार्मूला भी दिखलाऊंगा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस साल कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। गेस क्वेश्चन कहते हैं ना, तो मैं आपको गेस क्वेश्चन भी दूंगा, लेकिन वो बिल्कुल लास्ट में दूंगा। जब हमारा पूरा ये समाप्त हो जाएगा तब हम लास्ट में देंगे कि क्या क्या गेस क्वेश्चन है जो 65 के मेंस में आ सकता है। धन्यवाद।